गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ बायोमोलिक्यूल में कंप्लीट कर लिया था। और जो वाटर जो एसिड इनसॉल्युबल प्लेट्स था, उस एसिड इनसॉल्युबल प्लेट में 3 मैक्रोमोलिक्यूल थे। एक का नाम प्रोटीन, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। दूसरा उसमें पॉलीसेकेराइड है, वो आज डिस्कस करेंगे। तीसरा न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलीसेकेराइड। तो पहला सवाल ये है कि पॉलीसेकेराइड क्या है। तो पॉलीसेकेराइड जो मैक्रोमोलिक्यूल मिले थे किसमें? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। एसिड इंसॉल्युबल पूल में जो मैक्रोमोलिक्यूल मिले थे, उसमें एक का नाम प्रोटीन था, एक का नाम पॉलीसेकेराइड था, एक का नाम न्यूक्लिक एसिड था। तो आज हम पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि पॉलीसेकेराइड वास्तव में क्या है। तो वास्तव में ये लॉन्ग चेन है। किसकी? शुगर और स्पेशली मोनोसेकेराइड। सारे मोनोसेकेराइड आपस में जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं। किसके द्वारा? तो आंसर देंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक क्वेश्चन, कैसे बॉन्ड बनता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इन जनरल इस पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड का जो मोनोमर है, उस मोनोमर के नाम को हम लोग मोनोसेकेराइड कहते हैं। और ढेर सारे मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीसेकेराइड। अब कैसे जुड़ते हैं, कैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ये भी देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है। मान लेते हैं कि ये कोई मोनोसेकेराइड है और इसमें अगर हम कार्बन देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है, यहाँ OH है। ये कार्बन नंबर 2 पर OH है। ये कार्बन नंबर 3 पर OH है। ये कार्बन नंबर 4 पर OH है। और यहाँ ये CH2 और कार्बन नंबर 6 पर OH है। नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ऐसे ही दूसरा मोनोसेकेराइड बना लेते हैं। अगर हम दूसरे मोनोसेकेराइड को देखेंगे, इस मोनोसेकेराइड को देखेंगे तो ये 1 नंबर कार्बन पर OH है, ये 2 नंबर कार्बन पर OH है, ये 3 नंबर कार्बन पर OH है, ये 4 नंबर कार्बन पर OH है और ये 5th नंबर कार्बन पर OH है। ठीक है, तो होता ये है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ये है। इसकी नंबरिंग कर ले, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो कार्बन नंबर 1 के OH और कार्बन नंबर 4 OH के बाद बांध बनता है। तो कैसे? तो डिहाइड्रेशन होता है और डिहाइड्रेशन में क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो देखिए कैसे बांड बनेगा। तो बांड देखिए कैसे बनेगा। इधर की तरफ से स्थिति ये होगी, इस तरीके से बांड बनेगा। देखिए अभी अभी 2 नंबर पर OH है, ये 3 नंबर पर OH है, ये 4 नंबर पर OH है। यहाँ देखें, यहाँ अभी देखिए 1 नंबर पर OH है, 2 नंबर पर OH है, 3 नंबर पर OH है, लेकिन 4 नंबर पर नहीं है और 5 नंबर पर नहीं है और ये सीधे 6 नंबर पर OH है। देखिए स्थिति क्या हो गई है। ये ग्लाइकोसिडिक बांड बना है। ये इसी को कहते हैं 1,4
ग्लाइकोसिडिक बांड। पहला सवाल, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड बनता है, किसके किसके बीच बनता है? तो आंसर देंगे फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, एक क्वेश्चन। दूसरा, किसी पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड, ये मान लेते हैं कि लॉन्ग चेन है, किसकी? पॉलीसेकेराइड। जैसे हम अगर ग्लाइकोजन की ही बात कर लें, ठीक, तो इसका जो एक किनारा होता है ये, और ये हो गया दूसरा किनारा, इसको कहते हैं लेफ्ट एंड, और ये क्या है? राइट एंड। लेफ्ट एंड को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग, और राइट एंड को कहते हैं रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसी पर्टिकुलर पॉलीसेकेराइड की जो लॉन्ग चेन होती है उसका जो लेफ्ट एंड है वो नॉन रिड्यूसिंग है, जबकि राइट एंड क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, तो ये मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको ये समझाया है कि आखिर पॉलीसेकेराइड से बनते कैसे हैं। तो ये एक मोनोसेकेराइड जिसका नाम ग्लूकोज, ये दूसरा मोनोसेकेराइड जो कि क्या है? ग्लूकोज है। ये दोनों ग्लूकोज को आप आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डाइसेकेराइड। ऐसे आप चेन जोड़ते चले जाएंगे इधर, तो क्या होगा? एक लॉन्ग चेन बनेगी जिसके लेफ्ट एंड को क्या कहोगे? नॉन रिड्यूसिंग, और राइट एंड को क्या कहोगे? रिड्यूसिंग। एक क्वेश्चन। दूसरा देखिए, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हेटेरोपॉलीमर, और होमो एक होते हैं होमो पॉलीमर। जरा अंतर समझ लीजिए। हेटेरोपॉलीमर वो होते हैं जिसमें जो यूनिट होती है वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ क्या होती हैं? मेनी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं। जबकि यहाँ की खास बात, होमोपॉलीमर की क्या खास बात होती है? यहाँ सेम रिपीटिंग यूनिट होता है। एक क्वेश्चन। दूसरा देखिए, दूसरी खास बात यह है कि हेटेरोपॉलीमर का एनसीईआरटी में कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन एक एग्जाम्पल याद रखोगे क्या? अगर अगर ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो एल्गी से मिलता है, और ये एक एग्जाम्पल किसका है? हेटेरोपॉलीमर का। जबकि होलोपॉलीमर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जैसे कि इसमें स्टार्च एग्जाम्पल है, जैसे सेलुलोज एग्जाम्पल है, जैसे ग्लाइकोजन एग्जाम्पल है, और जैसे इन्यूलिन एग्जाम्पल है। तो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, इन्यूलिन है। इसमें स्टार्च की अगर हम बात करें तो ये है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में जुड़ी हैं तो क्या बना है? स्टार्च। ऐसे ही सेलुलोज भी क्या है? पॉलीमर है, किसका? ग्लूकोज का। ऐसे ही ग्लाइकोजन भी क्या है? पॉलीमर है, किसका? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का। लेकिन जो इन्यूलिन है ये पॉलीमर है, किसकी? फ्रक्टोज की। तो दो क्वेश्चन तो ये मिल गए कि कौन कौन ग्लूकोज के पॉलीमर है और कौन कौन फ्रक्टोज के। तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन किसके हैं? ग्लूकोज के। जबकि जो इन्यूलिन है वो किसका है? फ्रक्टोज का। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन इनके कंपेयर के हैं, स्टार्च के और सेलुलोज के, जरा देख लेते हैं। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनब्रांच, और एक होते हैं ब्रांच्ड। अनब्रांच की बात करेंगे तो सेलुलोज मिलेगा, और ब्रांच की बात करेंगे तो इसमें मिलेगा स्टार्च और ग्लाइकोजन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है स्टार्च के बारे में।
अगर हम स्टार्च की बात करें, सिर्फ स्टार्च की बात करें तो स्टार्च के कई क्वेश्चन हैं। जैसे ये क्या है, तो ये है रिजर्व फूड, किसमें? प्लांट्स। किसमें है बेटा? ये प्लांट्स में है। दूसरा दूसरा ये है कि इसका पाया जाता है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरी खास बात ये होती है कि इसके जो हेलिक्स होते हैं उसमें आयोडीन होल्ड करने की क्षमता होती है, और इसी नाते जो स्टार्च आयोडीन है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्च रिजर्व फूड है किसमें? प्लांट में। हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसके जो हेलिक्स है उसमें आयोडीन होल्ड हो जाता है, और इसी नाते स्टार्च आयोडीन कैसा होता है? ब्लू। जबकि अगर हम ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है, किसमें? एनिमल्स में। मतलब जो काम प्लांट में स्टार्च करता है वही काम प्लांट में कौन करेगा? ग्लाइकोजन करेगा। लेकिन सेलुलोज के बारे में भी कुछ सवाल हैं। पहला सवाल यह है सेलुलोज के बारे में कि ये क्या नहीं बनाता है? नॉट फार्म कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरी खास बात यह है कि ये नहीं होल्ड करता है, नॉट होल्ड आयोडीन, और इसी नाते नॉट फार्म ब्लू विद आयोडीन। आयोडीन के साथ ये ब्लू भी नहीं बनाता है। तो सेलुलोज और स्टार्च का कंपेयर दिमाग में रखेंगे। स्टार्च कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं बनाता है, स्टार्च के हेलिक्स में आयोडीन भी होल्ड नहीं होती है, और इसी नाते स्टार्च सेलुलोज और सॉरी सेलुलोज की अगर हम बात करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं बनाता है, इसमें सेलुलोज में आयोडीन भी होल्ड नहीं होती है, और इसी नाते सेलुलोज आयोडीन के साथ क्या नहीं देता है? ब्लू कलर नहीं देता है। जबकि स्टार्च की बात करोगे तो स्टार्च आयोडीन क्या होता है? ब्लू कलर होता है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉलीसेकेराइड दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल पॉलीसेकेराइड। ये सिंपल पॉलीसेकेराइड यहाँ का मतलब है तो जिसमें जो मोनोमर है वो सिर्फ मोनोसेकेराइड ही होता है, मॉडिफाइड शुगर नहीं होता है। तो इसमें जो मोनोमर होता है वो ओनली मोनोसेकेराइड होता है, या क्या नहीं होता है? नॉट मॉडिफाइड शुगर। यहां मॉडिफाइड शुगर नहीं होती है। लेकिन जब हम यहां आते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में, तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की खास बात यह होती है कि यहां जो मोनोमर होता है, या जिसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं, वो कौन होते हैं? तो ये वास्तव में एमिनो शुगर होते हैं, या कह सकते हो केमिकली मॉडिफाइड शुगर। क्या होते हैं? केमिकली मॉडिफाइड शुगर होते हैं। और एमिनो शुगर या केमिकली मॉडिफाइड शुगर का एक एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी में दिया है, जैसे ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। ठीक है, ग्लूकोसामाइन भी होता है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, ये दोनों क्या है? एमिनो शुगर या केमिकली मॉडिफाइड शुगर।
कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का जो एग्जाम्पल है वो है काइटिन। और सवाल ये है कि काइटिन कहाँ पाया जाता है, तो पहले से ही पता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्या कहेंगे, आर्थ्रोपोडा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड भी क्या होते हैं, तो आंसर देंगे क्या, होमोपॉलीमर। तो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इस तरीके से पॉलीसेकेराइड में कुल इतने सवाल हैं, मैं इन सब बातों को एनसीईआरटी से क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है कि जो एसिड, लिखा है जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है या पिलेट्स है, उसमें पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, और ये भी एक प्रकार का क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल है। जो पॉलीसेकेराइड है वो लंबी से चेन होते हैं, किसकी, शुगर या मोनोसेकेराइड की। ये वास्तव में इनको थ्रेड भी कह सकते हैं, जैसे कॉटन का थ्रेड होता है। इसमें डिफरेंट क्या पाए जाते हैं, मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं एज ए बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है सेलुलोज, एक पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड है जिसमें केवल एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड है, कौन सा, ग्लूकोज। इसी नाते सेलुलोज को हम क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर कहेंगे। स्टार्च भी इसी का वेरिएंट है, ठीक है, जो कि एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, किसमें पाया जाता है, प्लांट में। एनिमल में इसी प्रकार का स्टोर पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन। इन्यूलिन लिखा है बेटा, इंसुलिन नहीं लिखा है। इन्यूलिन भी पॉलीमर है, लेकिन बस कब किसका है, फ्रक्टोज का। किसी एक पॉलीसेकेराइड चेन, जैसे कि हम ग्लाइकोजन की बात करें, उसमें जो राइट एंड है उसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग कहते हैं, जबकि जो लेफ्ट एंड है उसको क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। ग्लाइकोजन में क्या पाई जाती हैं, ब्रांचेज पाई जाती हैं, जैसे कि कार्टून में दिखाई गई हैं। ये तीन लाइनें, ये तीन लाइनें मतलब इस जगह से लेकर के इस जगह तक जो लिखा है, बहुत बार एनसीईआरटी में आया है एग्जाम में। स्टार्च क्या बनाता है, हेलिकल, वो भी कैसे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वास्तव में क्या है, स्टार्च होल्ड कर लेता है किसको, आयोडीन, और कहाँ होल्ड करता है, हेलिकल पोर्शन में ही करता है। और इसी नाते स्टार्च आयोडीन का कलर कैसा होता है, ब्लू। सेलुलोज की खास बात है कि यहाँ नहीं पाए जाते हैं, कौन सी चीज, कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। अब जब हेलिक्स नहीं पाए जाएंगे तो क्या नहीं होल्ड कर पाएंगे, आयोडीन। और अगर आयोडीन होल्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या सेलुलोज ब्लू कर पाएगा, स्टार्च सेलुलोज आयोडीन ब्लू होगा, कहोगे नहीं होगा। और देखो ये डायग्राम बना हुआ है, नंबरिंग इसमें आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये 1 नंबर कार्बन है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर हम नंबरिंग देख लें ढंग से तो देखो, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर कार्बन है, ये 6 है। इसमें देख लीजिए, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। देखो ये देखिए, ये जो बना हुआ है ये 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच बना है, इसी नाते इसको कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। तो नंबरिंग बेटा एनसीईआरटी में कर लेना। अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात करें, हाँ एक पॉइंट ये बताना छूट गया था, प्लांट सेल वॉल की बात करें तो ये किसका बना होता है, सेलुलोज। पेपर जो मार्केट में आता है कहाँ से बनता है, प्लांट के पल्प से। या कॉटन फाइबर भी कहाँ से आता है, प्लांट से। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेलुलोजिक होते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो एमिनो शुगर और क्या होते हैं, केमिकली मॉडिफाइड शुगर, जैसे ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन।
ये इंपॉर्टेंट है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड में क्या पाया जाता है, तो कहेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं, जैसे कौन सा, काइटिन भी मोस्टली कैसे होते हैं, तो आंसर क्या देंगे, होमोपॉलीमर। ठीक है बच्चों। अब आया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी 2 4 6 बातें दी हैं, तो पहले वो न्यूक्लिक एसिड वाली बातें देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग थोड़ा न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो पहला सवाल है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो कहोगे ये भी पॉलीमर है, तो आंसर देंगे न्यूक्लियोटाइड का। इसी नाते न्यूक्लिक एसिड को पॉली न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। एक क्वेश्चन, इसमें जितने न्यूक्लियो एसिड न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, तो आंसर देंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। कैसे बनता है वो हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में समझेंगे। एक क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड में क्या पाए जाएंगे, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड भी एक प्रकार का मैक्रो मॉलिक्यूल है, और इसी नाते न्यूक्लिक एसिड भी हमको कहाँ मिला, एसिड इनसॉल्युबल में मिला था। किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड में ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, और न्यूक्लियोटाइड को बनाने में 3 चीजें चाहिए। एक हमको क्या चाहिए, एक हमको पेंटोज शुगर चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, नाइट्रोजिनस बेस चाहिए, और क्या चाहिए, फॉस्फेट चाहिए। ठीक है। अब अगर पेंटोज शुगर की बात करेंगे, तो शुगर के बारे में हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं। अगर हम पेंटोज शुगर की बात करेंगे, तो ये 2 होती हैं। एक का नाम होता है राइबोज शुगर, और एक का नाम होता है टू डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये जो राइबोज शुगर होती है ये आरएनए में मिलती है, जबकि 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में मिलती है, डीएनए में मिलती है। एक क्वेश्चन, अंतर समझ लो क्या है। इस पर्टिकुलर जिसको हम राइबोज कहते हैं, अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये 5 कार्बन की शुगर है। इसमें फर्स्ट कार्बन पर OH है, सेकंड पर OH है, थर्ड पर OH है, और 5th कार्बन पर OH है। लेकिन अगर हम डीऑक्सीराइबोज का बनाएंगे, तो देखो क्या स्थिति होती है। फर्स्ट नंबर कार्बन पर OH होता है, थर्ड नंबर कार्बन पर OH होता है, और 5th नंबर कार्बन पर OH होता है। मतलब यहाँ 1 2 3 और 5th पर कार्बन है, जबकि यहाँ 1 3 और 5th का कार्बन है। तो यहाँ कितने OH हैं, तो यहाँ पर पाए जाएंगे कुल 4 OH। यहाँ पाए जाएंगे कुल 4 OH, और वो 4 OH मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ होंगे, तो एक होगा फर्स्ट नंबर कार्बन, एक होगा सेकेंड नंबर कार्बन, एक होगा थर्ड नंबर कार्बन, और एक होगा 5th नंबर कार्बन। लेकिन अगर हम यहाँ आएंगे डीऑक्सीराइबोज में, तो डीऑक्सीराइबोज में केवल 3 OH पाए जाएंगे। वो भी कहाँ, एक फर्स्ट पर होगा, एक थर्ड पर होगा, और एक 5th पर होगा। ठीक है। तो जिसमें सेकेंड नंबर कार्बन पर
जिसमें सेकेंड नंबर कार्बन पर OH ना पाया जाए, उसी का नाम 2 डीऑक्सी राइबोज होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम नाइट्रोजिनस बेस की बात करें, तो पहले से ही पता है कि ये हेट्रो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरीन बेस और दूसरा होता है पिरिमिडीन बेस। जो प्यूरीन बेस होते हैं वो दो होते हैं, एक का नाम एडिनाइन और एक का नाम गुआनाइन। और जो पिरिमिडीन होते हैं वो तीन होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल। ठीक है, कौन डीएनए में होता है कौन आरएनए में होता है, इसको भी अगर देखना चाहें तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन डीएनए में भी और आरएनए में भी। थाइमीन ओनली किस में है, डीएनए में, जबकि यूरेसिल किस में है, ओनली आरएनए में। ठीक है, बस इतनी सारी कहानी लिखी है किसमें, न्यूक्लिक एसिड में। तो एनसीईआरटी से भी इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड भी एक प्रकार का क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल है, जो हमको कहाँ मिला, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिला, किसी भी लिविंग टिश्यू में। एक बात, दूसरा ये किस क्या होता है, ये वास्तव में पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी वास्तव में क्या है, ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूलर फ्रैक्शन का पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड में जो बिल्डिंग ब्लॉक है उनका नाम न्यूक्लियोटाइड है, और किसी एक न्यूक्लियोटाइड में तीन केमिकली कंपोनेंट होते हैं, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम नाइट्रोजनस बेस, एक मोनोसेकेराइड शुगर जो कि राइबोज या डीऑक्सी राइबोज, और थर्स्ट फास्फोरिक एसिड या क्या कहते हो, फास्फेट। कह रहा फिगर 9.1 में देखें तो देख ही चुके हैं, दोबारा देखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है किसी न्यूक्लिक एसिड में, वो नाइट्रोजनस बेस होंगे, जिनके नाम एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमीन। जबकि एडेनिन और गुआनिन क्या है, ये सब्सटीट्यूटेड प्यूरीन है, जबकि बाकी सब क्या है, सब्सटीट्यूटेड पिरिमिडीन है। क्योंकि स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग का नाम क्या है, प्यूरीन या पिरिमिडीन। जो शुगर पाई जाती है किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, वो या तो राइबोज होगी जो कि एक प्रकार की पेंटोज शुगर है, या तो 2 डीऑक्सी क्या होगी, राइबोज होगी। ठीक है, जो कि किसमें है, डीएनए में। और राइबोज किसमें पाई जाएगी, आरएनए में। ठीक है, तो 2 डीऑक्सी राइबोज किसमें है, डीएनए में, जबकि राइबोज किसमें है, आरएनए में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इससे भी एग्जाम में कोई ना कोई सवाल आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर बात समझाई गई है, वो ये है कि प्रोटीन है क्या। तो पहले से ही पता है कि ये पॉलीमर है, या इसी को हम लोग पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ मेनी या लगभग लगभग 20 अमीनो एसिड
बाइंड होते हैं या अटैच होते हैं किस बॉन्ड के द्वारा, तो हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये पॉलीपेप्टाइड तो है लेकिन हेटेरोपॉलीमर है। क्यों हेटेरोपॉलीमर है, तो ये सामने लिखा है, कई डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनती है, इस नाते ये हेटेरोपॉलीमर है। एक क्वेश्चन। अब सवाल ये है कि कैसे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और कैसे बॉन्ड बनता है, और एक एंड में क्या रह जाता है और दूसरे एंड में क्या होता है, तो वो समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई अमीनो एसिड है और उसका ये NH2 ग्रुप है, ये कार्बन है, ये COOH ग्रुप है, और ये R है, ये मान लेते पहला अमीनो एसिड है, और ये H है। ऐसे ही दूसरा अमीनो एसिड ये मैंने लिख दिया, NH2 है, C है, COOH है, ये R, ये दूसरा अमीनो एसिड है, और ये H है। अब देखिए होता क्या है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनना होता है तो पहले अमीनो एसिड के COOH और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच बॉन्ड बनता है। यहाँ भी वही प्रोसेस होती है। कौन सी? डिहाइड्रेशन। और क्या निकल जाएगा, तो हम कहेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो जो बनेगा वो क्या होगा, वो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। देखो कैसे बनेगा, तो देखो हाल स्थिति ये होगी कि NH2 ये अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कार्बन है। हुआ क्या है, इसमें का जो OH ग्रुप है ये, और इसमें का एक H है, ये निकल जाएगा। तो इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा CO, और इधर क्या बचेगा, NH। फिर उसके बाद ये कार्बन है, ये COOH है, ये R है, यहाँ भी R है, ये H है, और ये H है। देखो ये बन गया है, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। अब आप ये समझिए, इस COOH से नया ऐसे NH2 जोड़ते चले जाइए तो लंबी चेन बन जाएगी। तो लंबी चेन बनने के बाद देखो क्या होगा, ये मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रोटीन की चेन है और उसमें ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड है। तो इस किनारे पर देखो, इस किनारे पर ये NH2 ग्रुप फ्री रह जाएगा और इस किनारे पर क्या फ्री रह जाएगा, COH। तो इस किनारे पर हमको क्या फ्री देखने को मिलेगा, NH2 ग्रुप हमको फ्री मिल जाएगा। जबकि इस किनारे पर हमको क्या फ्री मिलेगा, COOH ग्रुप फ्री मिलेगा। इसी नाते इस टर्मिनल को हम कहते हैं N टर्मिनल, और इस टर्मिनल को हम कहते हैं C टर्मिनल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N टर्मिनल रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट अमीनो एसिड को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट अमीनो एसिड को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कहेंगे लेफ्ट एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ये किसको है, तो कहेंगे राइट एंड को। काम की बात सुने, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को हम एक लाइन की तरीके से इमेजिन करें तो इसका जो लेफ्ट एंड है वो फर्स्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है और वो एन टर्मिनल कहा जाता है, जबकि राइट एंड लास्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, इसको जी कि हम सी टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ जितने अमीनो एसिड हैं, इन अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो हम बता सकते हैं कि कौन फर्स्ट अमीनो एसिड है, कौन सेकंड अमीनो एसिड है, या इन अमीनो एसिड की पोजीशनल इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। अब काम की बात सुने, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर वाइज प्रोटीन के कुल 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी। कैसे, आप समझिए जरा।
तो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से होंगे, हम कहेंगे प्राइमरी, हम कहेंगे सेकेंडरी, हम कहेंगे टर्सरी और हम कहेंगे क्वाटरनरी। तो 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। सब में क्या अंतर होता है वो समझना है हमको। देखें, मान लेते हैं कि प्रोटीन एक लाइन तरीके से इमेजिन की जाए, पर्टिकुलर प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस हम बता सकें। ऐसी कोई भी प्रोटीन जो एक लाइन की तरीके से क्या हो, इमेजिन कर दी जाए, जो एक लाइन की तरीके से इमेजिन कर दी जाए, ऐसी कोई भी प्रोटीन जो एक लाइन की तरीके से इमेजिन कर दी जाए, देखो ऐसी कोई भी प्रोटीन जो लाइन की तरीके से इमेजिन कर दी जाए, उसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। और प्राइमरी स्ट्रक्चर की पहचान ये है कि प्रोटीन इमेजिन एज लाइन, सीधी एक खास बात। दूसरी खास बात यह है कि इसमें हमको अमीनो एसिड का सीक्वेंस आइडेंटिफेबल होता है। इसमें हमें अमीनो एसिड की पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर अनफोल्डेड प्रोटीन होती है। ऐसी प्रोटीन जो फोल्डेड ना हो, अनफोल्डेड हो, जिसमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन फर्स्ट अमीनो एसिड है और कौन लास्ट अमीनो एसिड है। अगर हमको ये पता चल सकता है तो उसी हम प्रोटीन को कहेंगे ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। लेकिन जल्दी ही क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो सीधी रॉड के फॉर्म में नहीं रहती है और ये फोल्ड बनाती है। कैसे फोल्ड बनाती है वो देख लीजिए। तो या तो ये फोल्ड बना करके बना लेगी अल्फा हेलिक्स, वो करके बना लेगी बीटा प्लेटेड सी। ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें प्रोटीन फोल्ड हो जाए, उसी फोल्डेड प्रोटीन को कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है तो आप कहोगे फोल्डेड प्रोटीन होती है, एक क्वेश्चन। और यहां जो फोल्ड हैं वो दो होंगे, या तो कौन सा होगा बेटा, या तो होगा अल्फा हेलिक्स और या तो किस फॉर्म में, बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में होगा। इसी बात याद रखिएगा, यहाँ जो हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड होता है। ठीक है, तो अगर प्रोटीन फोल्ड हो जाए, राइट हैंडेड हेलिक्स बना ले या बीटा प्लेट्स बना ले, तो इसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये वास्तव में फोल्डेड प्रोटीन होती है। फिर देखो क्या होता है, फिर स्थिति ये बनती है। हाँ, एक और खास बात है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो फोल्ड होते हैं इनको स्टेबल रखने के लिए नया बॉन्ड आ जाता है। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। पूछा गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो फोल्डिंग होती हैं उनको स्टेबल कौन रखता है, तो आंसर देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो क्या होगा, ये जो प्रोटीन है ये जो प्रोटीन है ये कुछ इस प्रकार से फोल्ड होगी जैसे हॉलो वुलन बाल फोल्ड कर गए हैं।
तो ये 3D फोल्डिंग है। तो अगर ऐसी कोई फोल्डिंग हो जाती है, ये भी इसी को कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है, ये भी फोल्डेड प्रोटीन होती है। बस इसकी खास बात ये है कि यहां 3 डाइमेंशनल व्यू बनता है। और इस फोल्डेड प्रोटीन में जो स्पेशल बॉन्ड मिलते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होते ही हैं, डाई डाई सल्फाइड बॉन्ड भी देखने को मिलता है। एक और क्वेश्चन है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जरूरी होता है, नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये किसके लिए जरूरी होता है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी। चौथी प्रोटीन क्या होती है? चौथी प्रोटीन होती है क्वार्टीन। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है, या क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो उसको जरा समझ लेते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ऐसी कोई भी प्रोटीन जो असेंबली ऑफ प्रोटीन से बनी हो, कई छोटी छोटी प्रोटीन मिल करके कोई बड़ी प्रोटीन, तो किससे बनती है? फॉर्म बाय असेंबली ऑफ, किससे बनती है? प्रोटीन, या कह सकते हो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। ये किससे बनती है? सब यूनिट से बनती है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि एक सब यूनिट ये है, ऐसे ही दूसरी सब यूनिट ये है, ऐसे ही तीसरी सब यूनिट ये है, और चौथी सब यूनिट ये है। देखिए ये असेंबली बन गई है। यहाँ सिर्फ 4 ही नहीं, यहाँ बहुत सारी हो सकती है, मैंने केवल 4 लिखा है। और इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जब कभी कोई ऐसी प्रोटीन जो कई छोटी छोटी प्रोटीन से मिल के बने, तो उसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखते हैं। क्वाटरनरी प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें बढ़िया नाम आता है हीमोग्लोबिन, जिसमें पाई जाती हैं 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट। और जो 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट होती हैं, इसमें 2 होती है अल्फा चेन और 2 होती हैं बीटा चेन। इसी का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम याद रखें तो एंटीबॉडी, जिसको हम इम्यूनो ग्लोब्यूलिन भी कहते हैं, इसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट होती हैं। कौन सी? तो दो होती हैं एच चेन और 2 होती हैं एल चेन। और इसी नाते इसको शॉर्ट फॉर्म में H2 और L2 कहते हैं। क्या कहते हैं? H2L2। इतना दिया हुआ है किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। इसको हम लोग एनसीईआरटी से भी डिस्कस कर लेते हैं। ये दिया
हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहला सवाल, प्रोटीन मेंशन्ड एट अर्लियर, ये क्या है? तो कहोगे हेटेरोपॉलीमर है, जिसमें चेन किसकी है? अमीनो एसिड। यहाँ से लेके यहाँ तक ये फर्जी कहानी लिखी है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। इसमें ये दिया है कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रक्चर के अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे फिजिक्स का टीचर स्ट्रक्चर का कुछ और मतलब बताएगा, केमिस्ट्री का टीचर कुछ और बताएगा, और बायोलॉजी का टीचर कुछ और बताएगा। यहाँ एक पॉइंट लिखा है, बायोलॉजिस्ट अगर डिस्क्राइब करेगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर को तो कितने लेवल पर करेगा? 4 लेवल। यहाँ से काम की बात शुरू होती है। ऐसा कोई भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसमें सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड या कह सकते हो पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में मिल जाए, कौन सा पहला अमीनो एसिड है और कौन सा दूसरा है या और कौन से हैं, इसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्राइमरी कहते हैं। प्रोटीन इमेजिन एज ए क्या? लाइन, जिसमें लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट करता है किसको? फर्स्ट अमीनो एसिड को, और जो राइट एंड रिप्रेजेंट करता है किसको? लास्ट अमीनो एसिड को। फर्स्ट अमीनो एसिड को एन टर्मिनल कहते हैं और लास्ट अमीनो एसिड को क्या कहते हैं? सी टर्मिनल। और क्यों कहते हैं? इधर की तरफ फ्री NH2 है और उधर की तरफ फ्री COOH है। ए प्रोटीन, बहुत देर लिखा है, थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज ए एक्सटेंडेड रिजिड, जल्दी ही जो थ्रेड है वो फोल्ड हो जाएगा। किस फॉर्म में? हेलिक्स के फॉर्म में, जैसे रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होती हैं। लेकिन केवल कुछ ही पोर्शन क्या बनाएगा? हेलिक्स के फॉर्म में आएगा। केवल कुछ ही पोर्शन किस में आएगा? हेलिक्स के फॉर्म में आएगा। और यहाँ जो हेलिक्स पाए जाएंगे वो कौन से हेलिक्स होंगे? राइट हैंडेड हेलिक्स होंगे। लेकिन जल्दी ही प्रोटीन की थ्रेड फोल्ड होगी किसी अदर फॉर्म में, और वो अदर फॉर्म कौन सी होगी? वो बीटा प्लेटेड शीट होगी। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रोटीन जो फोल्डेड हो, चाहे हेलिक्स के फॉर्म में चाहे बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्म में, उसी को हम कहेंगे क्या? उसी को कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन एडिशन, लॉन्ग प्रोटीन चेन आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, अपने ऊपर ही फोल्ड कर जाती है। एज ए हालो वूलन बॉल, जैसे ऊन आपस में फोल्ड करते हो, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम टर्सरी स्ट्रक्चर होगा। और टर्सरी स्ट्रक्चर को कहते क्या हैं? यहाँ पर आता है 3 डायमेंशनल व्यू। टिक करना है, टर्सरी स्ट्रक्चर जरूरी है, नेसेसरी है, किसके लिए? तो आंसर देंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। किसके लिए जरूरी है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी या प्रोटीन के लिए। कुछ प्रोटीन हैं जो कि असेंबली है क्या? मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से ज्यादा हो। किस मैनर में? ये बहुत फर्क नहीं है, वो इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ सकती हैं। ठीक है, या तो वो लीनियर स्ट्रिंज के फॉर्म में जुड़ेंगे या तो स्फेयर अरेंज वन अपॉन अदर होंगे। फॉर्म से मतलब नहीं है, मेन चीज ये है कि मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ेंगे तो हम उसको कहेंगे क्या? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट पाई जाती हैं, 2 एक जैसी होती हैं। जैसे जो 2 सब यूनिट है उनको कहते क्या है? अल्फा, और जो 2 सब यूनिट है उनको क्या कहते हैं? बीटा टाइप। ठीक है, और सब मिल करके क्या बनाते हैं? एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर में आखिरी हेडिंग बची है एंजाइम, जो हम आपको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।